हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो नया टॉपिक है। टॉपिक क्या हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर 6 है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ये चैप्टर 6 है और ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है ये, ठीक है ना। मार्क्स इसके 2 हैं, ठीक है ना। 2 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेकंड चल रही है और यूनिट सेकंड में मैंने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, जिसे हम चैप्टर 5 बोलते हैं। चैप्टर 5 यानी विद्युत धारा। अब ये चैप्टर 6 है विद्युत परिपथ चैप्टर। इसके अंदर ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर 2 नंबर का आएगा। छोटा चैप्टर है ये, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। 3 नंबर का वो हो गया चैप्टर 5 और 2 नंबर का ये 5 नंबर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो देखिए विद्युत परिपथ के बारे में, विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ परिभाषा देखेंगे और विद्युत परिपथ को हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको। ये देखो विद्युत परिपथ नाम दिया ना, ये विद्युत परिपथ ही है, ये दिख रहा आपको। तो ये जो विद्युत परिपथ है, इस परिपथ की हमें इसका प्रत्येक जो भाग है, विद्युत परिपथ का जो प्रत्येक भाग है उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। सबसे पहले विद्युत परिपथ के जो प्रत्येक भाग है उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा, पहली डेफिनेशन है यहाँ पर जाल, दिख रहा है आपको, जाल, ये लिखा हुआ जाल। तो जाल क्या है, देखिएगा, इसमें एक विद्युत स्रोत होता है, विद्युत स्रोत और डिफरेंट जो करंट कंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। कंडक्टर एलिमेंट मतलब चालक अवयव। चालक अवयव जैसे कि इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व होता है, सी यानी धारिता होता है, और भी होते हैं, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ये सारी की सारी जो डिवाइसेज होती हैं, विद्युत स्रोत के साथ क्या क्या जुड़ा होता है, विद्युत स्रोत के साथ विभिन्न प्रकार के जो चालक अवयव होते हैं ना, कंडक्टर एलिमेंट्स स्रोत के साथ जुड़े होते हैं। तो चालक अवयव कौन कौन से, प्रतिरोध, प्रेरकत्व L, संधारित्र हमारा क्या है C, जिसकी धारिता मतलब C है। और यहाँ और भी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि से जो पूरा का पूरा जो परिपथ बनता है ना, उस परिपथ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाल। ये ध्यान रखिएगा, जाल समझ में आई बात। विद्युत स्रोत तो इसमें रहेगा, विद्युत स्रोत और चालक युक्तियाँ, चालक, विभिन्न प्रकार के चालक अवयव बोल दो, चालक अवयव हैं सारे के सारे, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र C, और विभिन्न प्रकार के जो मतलब यहाँ पर हम बात करें अन्य युक्तियाँ जो कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि से पूरा जो परिपथ बनता है, उस परिपथ को हम यहाँ जाल बोलते हैं, ठीक है। तो जाल की ये डेफिनेशन हम देखिए। दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे शाखा, ब्रांच। तो शाखा क्या होता है, देखिएगा, यहाँ शाखा की अगर बात करें तो ये धारा का पाथ होता है, पाथ ऑफ करंट, धारा का पाथ जिस पर धारा नियत रहती है, धारा का वह पाथ जिस पर धारा नियत रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। उस परिपथ की हम क्या बोलते हैं, उसे शाखा बोलते हैं। जैसे कि हम शाखा की बात करें, जैसे A और ये दूसरा पॉइंट B है, यहाँ पर प्रतिरोध R लगा हुआ है। तो ये दिख रही है आपको, ये यहाँ पर A से B के बीच में जो पथ है, इस पथ को हम क्या बोलते हैं, धारा का पथ बोलते हैं, ठीक है ना। पाथ ऑफ करंट, जिस पर धारा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब एक ब्रांच में धारा का मान नियत रहता है। जैसे कि दूसरी ब्रांच अगर बात करें, देखिए ये ब्रांच हो गई AB, दूसरी ब्रांच देखिएगा BF। इसमें इस पूरी ब्रांच पर धारा का मान क्या रहता है, नियत, यानी इस प्रतिरोध R से जाने वाली धारा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये BF क्या है, ये हमारी शाखा है, परिपथ की क्या है, शाखा है। इसी प्रकार से यहाँ और भी हो जाएंगे, जैसे BC, CE, FE, CD, मतलब ये सभी क्या हैं, शाखाएँ। इनको हम बोलते हैं शाखाएँ, परिपथ की क्या है, ये शाखाएँ। ये शाखा का मतलब समझ में आता है, शाखा वह पथ होता है जिस पर धारा का मान नियत होता है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तीसरी जो डेफिनेशन है वो होती है संधि बिंदु, जंक्शन पॉइंट या जंक्शन जिसे हम बोल सकते हैं। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन मतलब 2 या 2 से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट, नोड पॉइंट या संधि बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे कि इसमें नोड पॉइंट, जैसे B है, यहाँ पर एक शाखा, जैसे कि ये शाखा रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो 3 शाखाएं मिल रही हैं। तो 3 शाखाएं एक साथ जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम नोड पॉइंट यानी जंक्शन पॉइंट यानी संधि बिंदु बोलते हैं। जैसे B है यहाँ पर, फिर F है, यहाँ पर भी देखिए 3 शाखाएं, ये देखिए शाखा, एक शाखा ये रही, दूसरी ये रही, तो इस प्रकार से 2 शाखाएं यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही, तो इससे F को भी हम क्या बोलते हैं, संधि बिंदु। जैसे E भी यहाँ क्या है, संधि बिंदु, C भी क्या है, यहाँ संधि बिंदु।
तो ये दो या दो से अधिक जो शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संधि बिंदु बोलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें लूप जिसे हम पास बोलते हैं। और पास क्या होता है, ये धारा का एक क्लोज पाथ होता है, करंट का एक क्लोज पाथ। उस क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, उस क्लोज पाथ, वो क्लोज पाथ किससे बनता है, शाखाओं से बनता है। धारा का क्लोज पाथ यानी धारा का बंद पाथ जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पास या लूप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ ए बी एफ पूरा का पूरा देखिएगा, ए बी एफ ए पूरा देखिए पूरा बंद हो गया ना, ये जैसे पहला वाला है ये, तो ये पूरा बंद हो गया, तो 1 नंबर दे दिया मैंने, 1 नंबर लूप हो गया ये। इसी प्रकार से दूसरा देखिएगा बी सी ई एफ बी, तो इसका नाम दे दिया मैंने 2, इस प्रकार से। तो ये धारा का पूरा बंद पथ है ना, ये पूरा का पूरा बंद पथ है या बंद पाथ है ये पूरा का पूरा, ठीक है, जो कि शाखाओं के द्वारा बना हुआ है। तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, लूप या पास बोलते हैं, ठीक है। तो बी सी ई एफ बी और इसी प्रकार से ए बी एफ ए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लूप हो जाएंगे, एक आगे ये रहा, तीसरा लूप ये रहा। तो मतलब ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये लूप क्या होता है, शाखा क्या होती है, जंक्शन पॉइंट संधि बिंदु क्या होता है, जाल क्या होता है। तो चारों पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको ये अगर समझ में आते हैं तो आगे की जो भी फिजिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इस सर्किट की जो फिजिक्स है वो समझ में आ जाएगी। तो आपको मेन पॉइंट तो ये याद रखना है, एक तो शाखा का विशेष ध्यान रखना है। शाखा पर धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। शाखा एक ऐसा पथ है जिस पर धारा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो वो ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको संधि का पता ही है, 2 या 2 से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो होगी संधि या संधि बिंदु। तीसरा पॉइंट इसमें पास या लूप का रहेगा, वो क्या होगा, धारा का पूरा बंद पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है, जो कि शाखाओं के द्वारा बना हुआ होता है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये हमारे इस सर्किट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने सब इसमें एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं सारे के सारे, ठीक है भाई। हाँ, तो जो मैंने बोले वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप इसमें यहाँ ये समझ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है ना। जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप पढ़ लेना। अब आगे देखिएगा, किरचॉफ के जो नियम हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का पहला नियम, अगर किरचॉफ के नियम की बात करें, ये किरचॉफ के नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये किरचॉफ नामक साइंटिस्ट है, इसने किरचॉफ अपने कुछ नियम दिए। मतलब ये नियम किस लिए दिए, ये किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी जटिल परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने कुछ नियम दिए। और वो नियम 2 हैं, यहाँ पर 2 नियम दिए उन्होंने। एक तो किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम धारा नियम बोलते हैं, और दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे हम वोल्टा नियम, लूप नियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये किरचॉफ ने जो नियम दिए हैं ये किस लिए दिए, ये किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी जटिल परिपथ में करंट का मान फाइंड आउट करने के लिए, धारा का मान ज्ञात करने के लिए ये नियम दिए हैं। तो पहला नियम देखिएगा जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम, धारा नियम, केसीएल शॉर्टकट, ये भी ध्यान रखना, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखिएगा ये किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, इसमें देखिए कोई विद्युत परिपथ, हम बात करेंगे विद्युत परिपथ की, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिएगा कोई भी विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में जो संधि होगी, उस संधि पर आने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं, समस्त जितनी भी धाराएं, उन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो 0 के बराबर होता है, अर्थात समेशन आई का मान 0 के बराबर होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन किस पर, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है ना, चार्ज कंजर्वेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आवेश संरक्षित रहता है, क्योंकि आपको पता है करंट से क्या, करंट कहाँ से आती है, आवेश की वजह से तो आती है। तो आवेश क्या रहेगा इसमें, टोटल चार्ज 0, यानी आवेश क्या रहेगा इसमें, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। तो टोटल मतलब समेशन क्यू बराबर 0, कहने का मतलब आवेश कंजर्व रहेगा, आवेश सुरक्षित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आती है। अब देखिएगा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आगे, आप इसको समझिएगा। अब इसी का मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पर एक इसकी पिक्चर बनाई है, देखिएगा इस प्रथम नियम की एक पिक्चर बनाई है, वो देखिएगा ध्यान से। तो ये देखिएगा, ये आपके सामने ये ऐसा एक मतलब क्या बोले, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोल दो एक प्रकार से।
ये ब्रांचेज हैं, खाली पूरा सर्किट नहीं बनाया, खाली ये शाखाएं बनाई हैं इसमें। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जिसे आप मैंने अभी भी बात की, मतलब दो या दो से अधिक शाखाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो क्या होता है, संधि होता है। तो संधि बिंदु पर आने वाली जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होता है प्रथम नियम के अनुसार। तो देखिएगा आने वाली धाराएं, तो आने वाली धारा देखिए मैंने ये डायरेक्शन शो की है, ये जो डायरेक्शन एरो के रूप में शो किया है मैंने, तो ये क्या बताती है, ये धारा की दिशा को ही तो बता रही है कि भाई धारा कौन सी दिशा में जा रही है, मतलब पॉइंट की ओर आ रही है या पॉइंट से दूर जा रही है। तो ये I1 करंट क्या बता रही है, ये बता रही है कि जंक्शन पॉइंट की ओर आ रही है। इसी प्रकार से I5 को देखिए, ये भी क्या जंक्शन पॉइंट की ओर आ रही है, संधि बिंदु की ओर आ रही है। इसी प्रकार से देखिएगा I4, देखिएगा I4 क्या बता रहा है, I4 करंट क्या कह रही है यहाँ से, ये बता रही है कि जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही है, ये जंक्शन पॉइंट से यानी संधि बिंदु से दूर जा रही है। इसी प्रकार से I2 संधि बिंदु की ओर आ रही है। इसी प्रकार से I3 क्या है, संधि बिंदु से दूर जा रही है। तो हमें क्या करना है, जो आ रही हैं उनको तो प्लस ले लेंगे और जो जा रही हैं उनको माइनस ले लेंगे। तो आने वाली, जैसे कि आने वाली क्या है, I1 है, I2 है, I5 है, ये तो संधि बिंदु की ओर आ रही हैं। तो इन तीनों का हमने क्या कर दिया, योग तो करना ही, समेशन का मतलब ही क्या होता है, योग होता है। तो योग करने का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I5। अब देखिए जाने वाली क्या है, I3 और I4, ये जा रही हैं तो साइन हम नेगेटिव ले लेंगे भाई, I3 भी नेगेटिव और I4 भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ नेगेटिव ले लेंगे। तो -I3 और -I4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये कि भाई मैंने ये बताया कि नियम के अकॉर्डिंग काम करना है हमें। नियम क्या कह रहा है कि संधि बिंदु की ओर आने वाली जो धाराएं है ना, उसका योग, बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। तो इसमें जो आने वाली को तो हमने प्लस कर दिया और जाने वाली को माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से हमने समेशन को इस रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिएगा। अब इससे क्या एक बात स्पष्ट होती है, देखिएगा I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या होगा, ये तो आने वाली धाराएं हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं। देखो संधि बिंदु से संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। और यही क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या फिर धारा नियम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये समेशन I आने वाली बराबर समेशन I जाने वाली। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ये ध्यान रखिएगा। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। ये नियम आपको याद रखना है भाई, ये आगे जितना भी, मतलब ये जो बेसिक है एक प्रकार से बोले तो इस चैप्टर का ये बेसिक है। अगर ये बेसिक अगर आपको ढंग से आ गए तो फिर आगे की कोई चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया है मैंने इसको समझने के लिए। विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, समझिएगा। देखो ये एक पिक्चर बनाई है मैंने, इसमें देखिएगा ध्यान से, दिख रही है आपको एक इमेज ये बना दी मैंने। यहाँ पर देखिएगा ये I को कैलकुलेट करना है, दिख रहा है आपको, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिएगा इसमें जो शाखाएं निकली हुई हैं वो शाखाएं कौन से पॉइंट की ओर आ रही है और कौन से पॉइंट से उस पॉइंट से दूर जा रही है, वो देखना पड़ेगा ना भाई। संधि बिंदु की ओर आने वाली और संधि बिंदु से दूर जाने वाली। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं हम। देखिएगा ये देखो, ये 3 एम्पियर की जो करंट है ये क्या है, आ रही है। ये देखिएगा, ये साइन दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, ये एरो क्या बता रहा है कि ये पॉइंट की ओर आ रही है, आने वाली हो गई। अब ये देखिएगा इसके, ये देखो ये क्या बता रही है, पॉइंट से दूर जा रही है। इसी प्रकार से ये देखिएगा पॉइंट से दूर, ये पॉइंट है इससे दूर जा रही है। इसी प्रकार से ये देखिएगा पॉइंट से दूर जा रही है, ये देखिएगा पॉइंट से दूर जा रही है। तो इसमें आने वाली तो एक ही है, आने वाली तो एक ही है जो कि 3 है। मतलब यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, समेशन I का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यानी जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। आने वाली धाराओं का योग 0 के बराबर, आने वाली धारा मतलब संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का समस्त योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए आने वाली धारा तो ये है 3 तो है आने वाली, बाकी तो सारी की सारी जा ही रही है। तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जो साइन है वो क्या जाएगा, इनका नेगेटिव आ जाएगा। यानी 1.5 भी क्या हो जाएगा, -1.5, 1 क्या हो जाएगा, -1, ये 0.25 क्या हो जाएगा, -0.25, और इसी प्रकार से I क्या हो जाएगा, -I बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। समेशन I बराबर 0, इसका मतलब है कि संधि बिंदु की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात आने वाली धारा किसके बराबर होनी चाहिए, जाने वाली धारा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए संधि बिंदु की ओर आ रही है 3 एम्पियर की धारा और बाकी तो सारी जा रही है। तो साइन मैंने इसमें क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव ले लिया इसमें सभी का। अब ये समेशन का मतलब जोड़ना ही होता है, ये सारे जोड़ दिए मैंने। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो करंट आई हमारे पास क्या बनेगी 0.25 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब धारा को कैलकुलेट कर सकते हो, धारा ही पूछेगा इसमें, करंट को फाइंड अप करना आना चाहिए इसे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है ये, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब देखिएगा आगे, देखिएगा भाई, दूसरा नियम है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या वोल्टा नियम, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केवीएल नियम है, जो कि हमेशा ये आगे जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे ये सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस निभाने वाला है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये नियम। अगर ये नियम आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो देखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम या फिर वोल्टा नियम बोलते हैं। वोल्टा, इसमें जैसे नाम से पता चला, उसमें पहले वाले में धारा था, धारा नियम था, धारा का काम था उसमें। अब वोल्टा है तो वोल्टा का काम रहेगा इसमें। इसका मतलब ये है कि इस नियम के अनुसार ये है कि पूरा जो परिपथ है, उस परिपथ में जो वोल्टाएं होती है ना, उनका जो बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। वहाँ पर तो धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर है। यहाँ द्वितीय नियम में क्या है, द्वितीय नियम में वोल्टाओं का जो बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ठीक है, यही द्वितीय नियम। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन और किया है, थोड़ा अलग तरीके से इस नियम को डिफाइन किया गया है, वो देखिएगा, जो कि किस प्रकार से होगा, जो कि ऑथेंटिक है। मतलब वैसे तो दोनों ही सही हैं, बाकी इसमें एक और तरीके से भी इस नियम को एक्सप्लेन किया गया है। तो दूसरा जो तरीका वो देख लीजिएगा यहाँ पर। दूसरा तरीका यह है कि कोई भी विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में, अगर उस विद्युत परिपथ की बात करें तो उसमें होंगे बंद पास। क्या होगा? बंद पास। उस बंद पास के विभिन्न शाखाओं से जो प्रवाहित होने वाली धाराएं और उनके संगत जो प्रतिरोध हैं, उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उस परिपथ में समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, या उस पास में समस्त काम करने वाले जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनके योग के बराबर होता है। तो ये देखो, ये समेसन आई आर बराबर है, ये हो गया ई। ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, ई का मतलब विद्युत वाहक बल। ये अब समझ में आती बात। देखिए, कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, उस विद्युत परिपथ में क्या होंगी? शाखाएं होंगी। जितनी भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में बहने वाली जो धाराएं, ठीक है, मतलब बंद पास की विभिन्न शाखाओं में बहने वाली जो धाराएं और उनके संगत जो प्रतिरोध है, उनका गुणनफल करेंगे। फिर उनका क्या करेंगे? योग करेंगे। जितने भी हैं, जितने भी आई आर हैं, जितने भी आई आर, उन सभी का क्या करेंगे? योग। और वो योग किसके बराबर होगा? उस पास में काम करने वाले, उस पास में, उस लूप में काम करने वाले समस्त जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनके योग की क्या होगा? बराबर होगा। तो ये होता है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा नियम या फिर लूप नियम। तो मैंने देखिए दूसरे प्रकार से भी इस नियम को डिफाइन किया है कि किसी परिपथ में वोल्टाओं का जो बीजगणितीय योग है वो 0 के बराबर होता है, समेसन V बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी, दोनों प्रकार से, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है ना, तो ये आपको ये दोनों का पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर दोनों का पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने स्पष्ट हो रहा है कि ये समेसन V का मान 0 के बराबर है, अर्थात एनर्जी क्या रहेगी? इसमें कंजर्व रहेगी। वोल्टा क्या है? वोल्टेज, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज़ है ये सारी? क्या है ये विभवांतर? ये एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके बराबर? 0 है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही है कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित होती है, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं आता है। पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। पूरी सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी अगर चेंज नहीं आएगी तो इसका मतलब ऊर्जा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, अर्थात ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। तो ये जो द्वितीय नियम है ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये मतलब किस नियम पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। देखिएगा इधर से, देखिएगा लेफ्ट साइड में भी क्या है? ऊर्जा IR के रूप में है, और राइट साइड में भी ऊर्जा, तो दोनों बराबर ही तो हैं। तो ऊर्जा दोनों तरफ से क्या है? लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से देखिए, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी का मतलब वोल्टेज, विभवांतर एक एनर्जी तो है, तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो दोनों तरफ से क्या है? एनर्जी है। तो और बराबर है दोनों, तो बराबर है, इसका मतलब क्या रहेगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो जो वोल्टा नियम या लूप नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो देखिएगा पहला पॉइंट यही लिखा है इसमें, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब देखिएगा ये जो नियम है, ये अगर केवीएल नियम, इस केवीएल नियम को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में लगाएंगे
और कॉम्प्लेक्स सर्किट में लगा करके, यानी जटिल परिपथों में इस नियम को लगा करके धारा को फाइंड अप करेंगे, यानी जो करंट है उसको कैलकुलेट करेंगे, करंट को फाइंड अप करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिएगा इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिएगा दो ही हैं। एक पहला महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि धारा की दिशा में अगर आप चल रहे हो, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो धनात्मक लिया जाता है। देखिएगा कैसे, ये हमारा प्रतिरोध है और ये धारा की दिशा इस प्रकार से, धारा इस प्रतिरोध में से गुजर रही है। तो धारा क्या है यहाँ आई, और प्रतिरोध क्या है आर। तो धारा आई और प्रतिरोध आर का गुणनफल क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, ऐसे धारा की दिशा में चलेंगे तो ठीक है। अगर आप ये धारा की दिशा है, इसके अगर विपरीत आप चलोगे तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो ऋणात्मक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये याद रखिएगा, मतलब ये चीज़ें अभी काम में आने वाली हैं। अपन धारा को कैलकुलेट करेंगे ना कॉम्प्लेक्स सर्किट में, उसमें काम आएंगी ये चीज़ें। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक जो बल है सेल का वो कैसा होगा, इसमें सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा होगा भाई, धनात्मक लिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ऋण सिरे से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर सेल का जो ईएमएफ है वो कैसा लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। देखिए नीचे देखिएगा, ए टू बी बीच में एक सेल लगा हुआ है, -2 प्लस हम जा रहे हैं, तो -2 प्लस जाएंगे तो ईएमएफ कैसा लेना पड़ेगा, इसमें ईएमएफ देखिएगा पॉजिटिव, यानी ई क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव। अगर आप धारा तो माइनस से, ये धारा की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन आप कैसे जा रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो। देखो ये नीचे जो मैंने साइन एरो लगा रखा है, देखो नीचे वाला एरो देखिएगा आप, नीचे वाला एरो क्या बता रहा है कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आप यहाँ देखिएगा, पहले वाले में देखिएगा, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, देखिए एरो बता रखा है ना यहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो तो ईएमएफ कैसा लेना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ईएमएफ कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ध्यान में क्या है, मतलब एकदम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से याद हो जाए। बहुत आसान है, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं, कोई चीज़ हार्ड, बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए धारा की दिशा में अगर आप जा रहे हो तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम धनात्मक लेंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेंगे। दूसरा हमारा ये है कि सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा और धन से ऋण की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। तो अब देखिएगा, ये छोटा सा यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया है और इस सर्किट डायग्राम में हमने लूप नियम को लगाया है, ठीक है। तो इसमें 2 लूप है हमारे पास, लूप 1 और लूप 2। ये मतलब क्या होता है, मैंने अभी बात की, धारा का पाथ होता है जो कि शाखाओं के द्वारा बना होता है। तो देखिए पूरा का पूरा क्या है, लूप है ऊपर वाला। इसी प्रकार से नीचे भी एक लूप है, लूप 2। तो देखिएगा, अब देखिए पास 1 में हम केवीएल नियम लगाते हैं, लगाएं केवीएल जिसे हम वोल्टा नियम बोलते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं वही नियम। तो देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। तो इसमें हमें एक फिक्स डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी, आप मतलब चलने की जो डायरेक्शन है कि आप कौन सी डायरेक्शन को प्रीफर कर रहे हो। तो देखिएगा, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से अगर चलता हूँ, देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो यही तो बता रहा है कि आप ऐसे चल रहे हो। देखिए ऐसे चल रहे हैं अपन, ऐसे चलेंगे, ऐसे समझ में आ रही है बात, ये ऐसे चलेंगे, ऐसे घूमते हुए ऐसे आएंगे, ऐसे। तो चलना यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से चलते ऐसे घूमते हुए ऐसे फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से चले ना, यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे घूमते हुए पूरा लूप कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एरो क्या बता रहे हैं, ये चलने की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो देखिएगा पहले लूप में हम ये लूप नियम लगाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये धारा I1 देखिएगा, I1 R1, तो विभव पतन हमारा क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, R1, तो I1 इंटू R1 हो जाएगा। अब आगे की ओर पहले एक बार ये छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्या ये जो अपना EMF एक बार बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि राइट साइड में लिखना है इनको,
राइट साइड में दाहिनी तरफ लिखना है, पहले जो लेफ्ट साइड में जो लिखना है उसको लिख लेते हैं पहले। तो उसके लिए देखिए आई और आर चाहिए हमें, तो आई तो ये हमारी धारा तो I1 है जो कि प्रतिरोध R1 में से जा रही है, तो I1 इंटू R1, तो I1 इंटू R1 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए आगे देखिएगा, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए, तो देखिएगा इसमें ध्यान से देखिएगा I1 जो धारा है यहाँ पर देखिएगा I1 है ये I1, लेकिन ये I2 है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गई ना। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, आई ऐसे चल रहे हैं अपन चल ऐसे रहे हैं, लेकिन धारा I2 ऐसे आ रही है एकदम सीधी, मतलब ऐसे दोनों। अब हमारे चलने की डायरेक्शन ये है और धारा की डायरेक्शन ये है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिट होते ही क्या हो जाएगा, देखिएगा I2 इंटू R2 बनेगा, विभव पतन तो ये होगा विभवांतर I2 और इंटू R2, I2 के संगत प्रतिरोध क्या R2 है ना, तो I2 इंटू R2, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों हुआ नेगेटिव, चलने के विपरीत दिशा में धारा बह रही है, चलने के विपरीत दिशा में धारा है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे, तो I1 R1 माइनस I2 R2 और वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट सोल्व कर दिया। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारे विद्युत वाहक बल हैं, इस पास 1 में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनका योग करना पड़ेगा। तो कितने विद्युत वाहक बल लगे, 2 E1 और E2, योग कैसे करेंगे वही बात है, इसमें भी ऐसा ही देखना पड़ेगा। यहाँ से चले देखिएगा, यहाँ से चले, हमारा यही तो है रास्ता चलने का, यही तो है। देखिएगा यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं, तो EMF क्या होगा, E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, EMF E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आगे की ओर देखिएगा, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा E2 की तरफ देखिएगा, ऐसे आ रहे हैं ना, तो कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, E2 की तरफ कैसे आ रहे हैं हम वर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब E2 कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, E1 माइनस E2 के रूप में लिखेंगे। तो देखिएगा मैंने लिखा है E1 माइनस E2 के रूप में इसको लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा लूप 1 में हमने KVL लगा दिया। इसी प्रकार से लूप 2 में KVL लगाएंगे, तो इसमें भी हमें पाथ लेना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ ये I1 प्लस I2 कैसे हुई, ये बात तो आपको समझ में आती होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये देखो ये पॉइंट ए दिख रहा है आपको, ये संधि बिंदु है, तो संधि बिंदु की ओर दोनों की दोनों धाराएं आ रही है, I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, दोनों आ रही है। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, तो ये हमारी जाने वाली धारा होगी, और जाने वाली धारा किसके बराबर होगी, आने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी, तो यानी I1 प्लस I2। तो इस पूरी ब्रांच में, इस पूरी शाखा में कौन सी करंट बह रही है, यहाँ I1 प्लस I2 बह रही है। ठीक है, I1 प्लस I2 यहाँ तक, और फिर वापस कौन सी करंट बह रही है, इसमें I2 बह रही है। ठीक है, तो ये देखिएगा लूप 2 में KVL लगाते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिएगा धारा I2 है, धारा I2 है, और यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो I2 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो, धारा के संगत क्या है, प्रतिरोध R2, तो I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2 आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बढ़ते हुए यहाँ आगे देखिएगा क्या रही, करंट क्या रही, I1 प्लस I2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, R3, तो I1 प्लस I2 इंटू R3। तो ऐसे चलते हुए लास्ट इस B पर हमारा ये पूरा पाथ ही कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो इसमें दोनों के दोनों कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई ना भाई। अरे यहाँ से चले तो मतलब करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो I2 इंटू R2। अब आगे की ओर इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन में ही है, मतलब ये करंट देखिएगा I1 प्लस I2 इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं हम, ऐसे तो जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा भाई। पॉजिटिव कहने का मतलब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल पॉजिटिव होगा, यानी I1 प्लस I2 इंटू R3, तो प्लस के रूप में आएगा। तो ये तो हमारा लेफ्ट पार्ट था। देखिएगा मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये देखिएगा इधर, देखिएगा इधर दिख रहा आपको लूप 2 में KVL लगाया, I1 प्लस I2 इंटू R3 और प्लस I2 इंटू R2, ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों प्लस आएंगे, तो ये हो गया ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो राइट साइड वाले पार्ट में क्या करते हैं कि उस लूप के अंदर जितने भी विद्युत वाहक बल कार्यरत हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तो एक ही विद्युत वाहक बल कार्यरत है E2, और तो है भी नहीं। तो ये देखिएगा धारा की दिशा में नहीं, सॉरी, ये -2 प्लस, मतलब चलने की डायरेक्शन में ये क्या, देखिएगा चलने की डायरेक्शन हमारी ये है, इस प्रकार से जा रहे हैं। देखो B से A की तरफ ऐसे तो आ रहे हैं, तो B से A की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं हम, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। तो माइनस से प्लस क्या होता है, E2 प्लस होगा, मतलब EMF कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ से इसको धनात्मक ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धनात्मक, तो E2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, धारा का मान I1 और I2 को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं भाई, जैसे भी, मतलब इसकी सारी ये मैथमेटिकली पोर्शन है। ठीक है, तो अभी इसमें वैल्यूज नहीं दे रखे, इसलिए इसको हम यहाँ सोल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, धारा I1 और I2 को कैलकुलेट
कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन से और बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना, यानी I1 और I2 के मान ज्ञात करने हैं। इसमें I1, I2 और I3 तीनों ही ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा, क्योंकि आपके सामने ये सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में I1, I2, I3 के मान को कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब देखिएगा, तो इसमें लूप कितने हैं, पास कितने, 2 हैं, पास 1 और पास 2 है। तो सबसे पहले पास 1 में हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। तो KVL कैसे लगाएंगे, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो पास 1 में सबसे पहले तो वही काम करना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर देखिएगा लूप 1 यानी पास 1 में KVL लगाते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें, देखो मैंने डायरेक्शन ऐसे दिखा रखी है ना, तो आप क्या करो, इसमें देखिएगा ये ऐसे ले रखी है मैंने, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दिख रहा पॉइंट दिख रहा होगा आपको, B पॉइंट दिख रहा है। वैसे किधर से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो माइनस प्लस वो लास्ट में वो जो वैल्यू आनी है ना वो की वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस होके लास्ट में वो सेम बनने वाली है सेम वैल्यू। ठीक है, उससे कोई माइनस प्लस से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाथ पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वो तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ इतना बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कहने का मतलब। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप दूसरा रास्ता चूज कर रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा पाथ ले रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भी हम कैलकुलेट, अगर आप यहाँ E से B, C, F, E ऐसे आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप B, C, F, E, B ऐसे आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। देखिए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो B से हम C की ओर जाएंगे, फिर C से F की ओर आएंगे, F से E की ओर आएंगे और E से वापस B की ओर आएंगे। ठीक है, तो लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा B से C की ओर देखिएगा, B से C की ओर ध्यान से देखिएगा, तो B से C की ओर ये जो BC शाखा है इस पर धारा क्या है, I1 है और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R1 कितना है, यानी 6 ओम है, तो I × 6। तो धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में I1 × 6 यानी 6I1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा I2 देखिएगा, चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है I2, चलने की डायरेक्शन तो देखिएगा ऐसे है, तो चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है करंट I2। तो इसका मतलब क्या होगा, I2 और इस रेजिस्टेंस, क्योंकि इस पूरी जो ब्रांच है, इस पूरी शाखा पर करंट क्या देखिएगा, करंट क्या है, I2 तो है, ये करंट क्या है पूरी इस शाखा पर, ये ऊपर वाली शाखा देखिएगा, इस पर पूरी पर करंट क्या है, I2 है। तो यहाँ चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है करंट I2, तो इसका मतलब I2 और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो I2 × 4 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, देखिएगा KVL लगा रहे हैं, तो देखिएगा ये हमारा पाथ है जो कि हमने चूज किया है, चुना है 6I1 − 4I2, तो ये तो है 6I1 − 4I2। अब ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला पार्ट सोल्व। अब राइट साइड में क्या है कि इस पास में कितने विद्युत वाहक बल कार्यरत हैं, उनको सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिएगा चलने की डायरेक्शन में ही है क्या, चलने की डायरेक्शन ये है, तो -2 प्लस क्या होगा, विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा, यानी 10 ये पॉजिटिव होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो अब देखिए -2 प्लस है, ये भी चलने की डायरेक्शन में ही है, तो ये भी प्लस का होगा, तो 14 + 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ लिख दिया मैंने 6I1 − 4I2 = 24 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हो गया 2। और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये हमारा I1 + I2 = I3 है, ये भी आपको पता चल ही गया होगा, जो कि पहले नियम पढ़ा है, संधि नियम, धारा नियम, यानी संधि बिंदु से आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा इस लूप, ये जो शाखा दिख रही है आपको, ये शाखा, इस शाखा पर धारा कौन सी है, I1 है, जो कि संधि बिंदु C की ओर आ रही है, संधि बिंदु C की ओर आ रही है। तो और दूसरी शाखा से धारा कौन सी आ रही है, I2, ये भी किधर आ रही है, संधि बिंदु C की ओर आ रही है। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2। तो ये लग गए ना नियम, धारा नियम लग गए यहाँ पर। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बना दिया मैंने इसको। अब पास 2 में यानी लूप 2 में KVL लगाएंगे। तो अब ये आसान है बिल्कुल भाई, आप कोई भी क्लोज लूप ले लो, मतलब उसको कोई भी रास्ता ले लो, कोई भी पाथ ले लो। जैसे कि हमने पाथ यहाँ से, जो भी पाथ आपको सही उचित लगे वो पाथ ले लीजिएगा, लेकिन पाथ में जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आकर उस पाथ को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने B से स्टार्ट किया, ये दिख रहा है आपको, B से स्टार्ट किया, तो B से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चलते हुए लूप 2 में ऐसे लास्ट B पर ही आएंगे, B पर ही आकर इस लूप को कंप्लीट करेंगे, इस पाथ को कंप्लीट करेंगे। तो B से स्टार्ट किया, तो B से स्टार्ट करेंगे तो B से C पर आएंगे, C से D पर आएंगे, D से A पर आएंगे, A से वापस B पर आएंगे। तो चलिए B से C तक जो शाखा है, उस शाखा पर धारा क्या है,
I1 और उसके संगत प्रतिरोध क्या है 6 ओम है, जो कि धारा की दिशा में ही है भाई, धारा की दिशा में चल रहे हैं अपन, धारा की दिशा में ही है, तो धारा की दिशा में है तो I1 और प्रतिरोध का गुणनफल, I1 और प्रतिरोध का जो गुणनफल वो कैसा होगा धनात्मक, यानी 6I1 हो जाएगा, 6I1। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, C से वापस कहाँ आते हैं अपन, D पर आते हैं। तो देखिए D पर आएंगे तो यहाँ इस CD पर यहाँ तो कोई प्रतिरोध लगा नहीं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ है ये प्रतिरोध 2 ओम। तो इसमें करंट कौन सी जा रही है, I3 करंट जा रही है यहाँ। तो देखिए धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चल रहे हैं अपन, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो इसका मतलब धारा और जो प्रतिरोध का गुणनफल वो कैसा लेना पड़ेगा धनात्मक, यानी क्या होगा I3 × 2, तो ये भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट देख लीजिएगा 6I1 + 2I3, 6I1 + 2I3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि धारा की दिशा में चलने पर ही कैसा मिलेगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक मिलेगा। तो ये हो गया ना। अब राइट साइड यानी राइट साइड वाला पार्ट देखिएगा, इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, लूप में जितने भी कार्यरत विद्युत वाहक बल हों उनका योग करना पड़ता है। तो इसमें देखिएगा चलने की डायरेक्शन ये है हमारी, बी से तो चल रहे हैं, तो बी से आगे की ओर बढ़ेंगे सी की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब विद्युत वाहक बल क्या होगा धनात्मक होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा इस लूप में एक ही विद्युत वाहक बल कार्यरत है, तो बराबर क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो ये देख लीजिएगा 6I1 + 2I3 = 10, और I3 का मान फ्रॉम 1 से रख देंगे, तो पता चली गया I1 + I2 होता है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व कर लेना, फिर इसमें 2 से कटेगा ये दोनों तरफ, तो 2 से कटेगा 4I1 I2 + 5, तो इस प्रकार से इक्वेशन ये बन जाएगा। और ये यहाँ से आप इसको भी 2 से काट सकते हो ना, 2 से भले पूरा 2 कॉमन लोगे ना, तो ये 3 ये 2 और ये 12 कट जाएगा ना यहाँ से। तो देखिएगा 2 इक्वेशन बना दी मैंने, एक तो 3I1 - 2I2 = 12, यहाँ से बन गई ना ये। अरे भाई इसमें देखिएगा आप, ये 2 से कटेगा, 2 कॉमन है ना तीनों में, तो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ 12, तो 3I1 - 2I2 और = 12। अब सेकंड जो इक्वेशन है वो कौन सी, ये है 8I1 + 2I2 = 10, यही तो है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 4I1 + I2 = 5, तो यहाँ हम रख देंगे इसको, दूसरी वाली इक्वेशन को रख दिया ना। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, है ना, विलोपन विधि जो भी है, एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो एक को विलुप्त कर दो, कैसे विलुप्त करना होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये -2I2 है, ये +I2 है, तो इसमें हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2I2 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 और 3 ये कितना हो जाएगा 11, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, माइनस प्लस कर मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये I2 वाला जो टर्म है ये कट जाएगी, क्योंकि देखो 2 से आप गुणा करोगे तो +2I2 और ये -2I2, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर कट जाएंगे। तो यहाँ पर 8 और 3 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 12 22, तो 11I1 = 22, तो I1 = 2 एम्पियर आ जाएगा। अब सेकेंड अगली बार हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। पहले तो हमने जोड़ा, अब घटाएंगे कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले पहली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये I1 वाला ये टर्म कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12I1 ये भी 12I1 कैंसिल। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ I2 का मान 3 एम्पियर आएगा, ये -3 एम्पियर आएगा, ये ध्यान रखिएगा माइनस में आएगा। अब ये I1 और I3 के मान I1 और I2 के मान आने के बाद हम I3 का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I3 बराबर क्या होगा, यहाँ I1 + I2 होगा, तो I1 क्या है यहाँ पर 2 एम्पियर और I3 क्या है हमारे पास -3, तो यहाँ इसको सोल्व करोगे तो -1 एम्पियर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये I3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा KVL नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नियम। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपसे धारा का मान फाइंड अप करवाएगा, धारा का मान पूछेगा, कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए। मैंने बस एक बेस्ट तरीका ये आप इसी बेस्ट तरीके पे आपको चलना है, ये रूल को फॉलो करना है। ये 2 रूल हैं, एक तो धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे, विपरीत में चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अगर आप -2 प्लस जा रहे हो तो EMF के लिए -2 जा रहे हो तो EMF पॉजिटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और बाकी कुछ खास नहीं है, ये आप आसानी से ये लूप नियम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे इस पे आधारित हो, ठीक है ना। ये अच्छा है, ये मतलब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ओके तो भाई थैंक यू।